नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी आरोह में कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इससे पहले हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखनों की शुरुआत की थी। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार इत्यादि। इनकी रचनाएं, ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह है इनके चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंधन काव्य जो था आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले। ये थे इनके रचनाएं। इनकी काव्यगत कुछ विशेषताएं थी कि कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। इन्होंने अपने कविताओं में अपने सृजन कर्म में हमेशा को प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम मिलता है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजना में सामने आता है। ये प्रैक्टिकली जो था अपने उसमें कविताओं में प्रैक्टिकली को ज़्यादा महत्व देते थे। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खचोट, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचकों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब आते हैं इनकी भाषा शैली। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल और तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। अब इनके आते हैं कि कविता के बहाने। कविता के बहाने जो कविता है उसमें क्या है कि कविता के बहाने कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। इस कविता का जो सार है, मैं सार आपको बता देती हूँ कि इसकी जो मेन जो इसका मुख्य इसका उद्देश्य इसमें कविता में क्या कहा गया है, वो है कि यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। ठीक है, इसमें चिड़िया, फूल और बच्चे की है तथा कवि की है। ठीक है, एक और प्रकृति और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उलझन की एक सीमा होती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति भी निश्चित होती है, लेकिन बच्चे के अपने सपने क्या होते हैं, असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई भी स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है। जिस तरह से बच्चे के जो सपने होते हैं वो असीम होते हैं। बच्चा कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी, मतलब अभी आसमान में सोचेगा कि मैं आसमान में कूद जाऊं या फिर मैं यहाँ आसमान में उड़ने लगूं। ये इसकी क्या थी, बच्चे की एक कल्पनाएं होती हैं। इसी तरह कवि का भी होता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली बात जो होती है। तो कवि किसी चीज़ में भी, किसी चित्र को देख के या किसी चीज़ को देख के भी क्या बना सकता है, अपना
कविताएं बना सकता है। कविता का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये था कविता के बहाने का एक सार। अब आ जाते हैं कविता बात सीधी थी पर। ठीक है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी क्या होती चली गई, पेचीदा होती चली गई। तो इस कविता में बच्चों बता रखा है कि हम किसी भी बात को अगर किसी के सामने रखते हैं उसको तोड़ मरोड़ के ना रखें। सीधे तरीके से, सरल तरीके से अगर हम किसी के सामने कोई बात रखते हैं तो उससे क्या होता है, सामने वाले को बात भी समझ में आती है और उस बात में जो हम कहना चाह रहे होते हैं, जो उसका भाव होता है, वो भी हम सीधी तरह से कह पाते हैं और समझने वाले को सीधे समझ आता है। लेकिन यदि उसी बात को हम घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर किसी के सामने रखेंगे, उसकी समझ में बहुत देर में आएगा और हो सकता है वह बात बिगड़ जाए। इसीलिए कवि कहता है कि मैं भी बात को सीधी तरीके से रखना चाहता था, लेकिन बात मेरी बहुत सीधी थी, लेकिन मैं भाषा के चक्कर में पड़ गया और उस भाषा के चक्कर में क्या हो गया, मेरी बात टेढ़ी मेढ़ी, जो भाषा मैंने घुमा फिरा के जो बात रखनी चाहिए यहाँ पर, उसको पाने की कोशिश में, भाषा की उलट पुलट के चक्कर में जो मैंने बात को तोड़ मरोड़ के रखा, घुमाया फिराया, उसके चक्कर में क्या हो गया, मेरी बात उल्टी पड़ गई और जो मैं कहना चाह रहा था, उसका जो आशय मैं देना चाह रहा था कविता में, वह नहीं दे पाया और वह बात मेरी क्या हो गई, ज़्यादा पेचीदा हो गई, ज़्यादा कठिन हो गई। तो क्या कहना चाह रहा है कि ठीक है, क्या कहना चाहे, कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। मैंने ये सोचा कि मैं समाज में आजकल लोग जिस तरीके से बात करते हैं, मैं भी उसको देखते हुए, उस समाज को देखते हुए थोड़ा सा अपने बात को घुमा फिरा के रखने की कोशिश करी तो उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। पर भाषा को बनाने के चक्कर में, भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में भावों की सहजता मेरी क्या हो गई, जो मेरे अंदर से भाव थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला। ठीक है, अब जैसे देखिए, हम किसी बात को यदि हम कोई कविता लिखते हैं या किसी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो क्या होता है, जब हमारे दिल से जो बात निकलती है ना, उसमें जो क्लियरिटी होती है, वो अगर हम उस क्लियरिटी को तुरंत किसी चीज़ को हम अगर नोट कर लेते हैं तो वो बहुत ही सरल और सहज होता है और उसका अर्थ भी अच्छा निकलता है। लेकिन उसको हम यदि बिल्कुल घुमा फिरा के एक प्रभावी ढंग से लिखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या हो जाती है, उसमें जो मूल भाव हमारा होता है वो नहीं आ पाता है। फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर मैंने क्या किया, प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर वह भाषा के उलट फेर में उनके जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली, जिसका भाषा के साथ साथ कथ्य भी क्या हो गया, उसका जटिल हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर सारी मुश्किल का धैर्य से समझे बिना मैं फंस गया, खोलने के बजाय इसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह।
अब क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि जब उसकी बात पेचीदा होती चली गई, ठीक है, जब उसकी बात कठिन होती चली गई, उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, तो क्या हुआ, हल ढूंढने की बजाय समस्या का हल ढूंढने की बजाय वह अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर क्या हो गया, टेढ़ा फंस गया, और कभी उसे अनुचित रूप से क्या कसता चला गया। जैसे क्या होता है, किसी चीज़ में हम कोई चूड़ियाँ कसते हैं ना, तो चूड़ियाँ कसने में क्या होता है बेटा कि उस चूड़ी को अगर हम कसते जाएंगे तो वो टाइट होगा, और अगर जब वो ठीक ठाक हो गया उसके बाद भी अगर हम उसको कसते गए तो उसके पेच का क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। उसी तरह से मैंने इतनी अपनी बात को तोड़ मरोड़ के रख दिया कि जो मेरे बातों के सहजता थी वो क्या हो गई, ढीली हो गई, और मेरे शब्द क्या हो गए, बहुत कठिन बन गए। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता चला गया, और कभी उसे अनुचित रूप से क्या करता गया, कसता गया। इससे भाषा और भी क्या हो गई, कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जो मैं शब्द बोल रहा था, वो कह रहे हैं कभी, जो शब्द मैं बोल रहा था उसके लिए मेरे को शब्दों के लिए हालांकि मुझे वो क्या दे रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, और उनकी क्या कर रहे थे, मेरी प्रशंसा भी कर रहे थे, ठीक है। पर क्या हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसका कसाव था और न बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो देखिए अब क्या कह रहा है, हालांकि मैंने वो बात को तोड़ मरोड़ के रखा दुनिया के सामने, पर और मुझे दुनिया ने क्या दी, शाबाशी भी दी, मेरी प्रशंसा भी की, और मुझे प्रोत्साहन भी किया, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मतलब मेरी बातों का मुझे ये भय था कि जो बातें मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ अपने शब्द जाल से, मैं इनको वाक्यांशों से इसको मतलब एक तरीके से रखना चाह रहा हूँ उसको, और मैं थोड़ा प्रभावी बनाना चाह रहा था अपनी बात को, लेकिन वह बात टेढ़ी होती चली गई, इसका ही मुझे डर था। और वह भाषा, अब मैं अपनी भाषा को उसमें ला रहा था, तो भाषा में के चक्कर में वह क्या होने लगी, मेरी बातें बेकार होने लगी। कैसे, जिस प्रकार से किसी चूड़ी को कसने पर वह ज़्यादा कसने पर क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार से मेरी बातें जो मैं बोलना चाह रहा था वो भी टेढ़ी होगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह, फिर अंत में मैंने क्या करा, उन बातों को जिस तरह से एक कील को ऐसे लटका दिया जाता है, बस अपनी जगह पर रख दिया जाता है, उसी तरह मैंने अपनी बात को फिर से वहीं पर रख दिया। जो बात मैं लाया था उसको मैंने फिर वहीं पर रख दिया, जिस तरीके से मैं उसको रखना चाह रहा था, उसको भाषागत बनाना चाह रहा था। तो लेकिन मेरे भाषागत बनाने के चक्कर में मेरी बात क्या हो गई थी, कठिन और जटिल हो गई थी, इसलिए मैंने उसको फिर वहीं पर रख दिया, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं रख दिया। पर अंदर से न तो उसमें कसाव था, बात मतलब अगर मैंने बात को वहीं पर रख दिया तो मेरी बात जो थी वो वैसी की वैसी रहेगी, ना उसमें कुछ कसाव था, मतलब ना उसमें कुछ आकर्षण था जो ताकि मेरी बात को लोग समझ सकें, ना मेरी बात सरल थी, ना सहज थी। क्या हो गई थी, वह मेरे भाषा के चक्कर में टफ हो गई थी। एक शरारती की बच्चे की तरह मेरे ही दिल की आवाज़ बोलने लगी, और मुझसे वह कहने लगी, क्या मुझे पसीना पोंछकर देख कर कौन बोलने लगी, मेरी ही परछाई मुझसे बोलनी, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, क्या तुमने जो भाषा अब तुम वहाँ पर रखना चाह रहे हो उसका तुमको ज्ञान नहीं है, क्या तुम उसको सही ढंग से रखना तुम्हें नहीं आता है।
तो देखिए फिर से देख लेते हैं व्याख्या। अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग न करने लगा था। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ ज़बरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव भी क्या हो गया, नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना क्या हो गई, समाप्त हो गई। जो कहना चाह रहा था, वो अभिव्यक्त करना चाह रहा था, कवि अपनी बात को रखना चाह रहा था, वो क्या हो गई, समाप्त होगी। क्योंकि गलती किसकी थी, कवि की थी। वह अपनी भाषागत ज्ञान को अपने उनके सामने रखना चाह रहा था और उससे क्या हो गया, उसका बात उलझ के रह गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई थी। ऐसी स्थिति में प्रभावहीन हो गई थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। तो बच्चों, ये था हमारी कविता। बात सीधी थी पर क्या कर दिया, बात सीधी थी पर कवि ने उसको तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा से की तरह को अपनी भाषा से प्रभावी बनाने के तरीके से क्या कर दिया था, तो तोड़ मरोड़ के रख दिया था। तो बच्चों, आई होप आपको यह कविता समझ में आई होगी और इसकी जीवनी जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो भी आपके समझ में आ गई होगी। जो लिखी थी इन्होंने कुंवर नारायण जी ने, तो इनका जीवन परिचय था और इनकी बात सीधी थी पर कविता का आशय मैंने आपको बताया। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपने ये कविता समझ ली है तो आप इसको एक बार अपने नोटबुक में इनका सारांश लिखें और इसको उतार के उसको याद करें। उसके बाद मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और पूरी कविता को दोबारा फिर से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।